नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 21वीं सदी में जन केंद्रित शासन के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक सप्ताह समारोह को संबोधित किया। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन कल अपने मंत्रालय के आइकॉनिक दिवस समारोह की शुरुआत करेंगी। नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगी। रक्षा खरीद परिषद ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 76,390 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए 7,183 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मदद के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बचाव दल तैनात किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दमटा सड़क दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। खेलो इंडिया युवा खेलों के तीसरे दिन हरियाणा 12 स्वर्ण, 8 रजत और 15 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर पहुंचा और अमन सहरावत ने कजाकिस्तान में बोलत तुर्लिखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में जन कल्याण ही उनकी सरकार की विशेषता रही। सरकार ने जन कल्याण की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं। नई दिल्ली में वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आइकॉनिक सप्ताह समारोह में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 8 वर्षों में हर दिन नया काम करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के विकास को गति दी है और गरीबों को सशक्त बनाया है। देश में जो जनभागीदारी बढ़ी, उन्होंने देश के विकास को गति दी है। देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है। स्वच्छ भारत अभियान ने गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया। पक्के घर, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने हमारे गरीब की गरिमा बढ़ाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थायी आवास, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज उपलब्ध कराकर गरीबों को उचित सम्मान दिया गया है। कोरोना काल में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों की वजह से देश को बहुत नुकसान हुआ है। सरकार आम जन के कल्याण को आधार बनाकर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई सुधार किए और इनसे उन्हें अपनी क्षमता दिखाने में मदद मिलेगी। हमें भारत के युवाओं में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर जो जुनून है, उस पर भी बहुत अधिक विश्वास था। देश के नौजवानों में छुपे इस जुनून को रास्ता देने के लिए स्टार्टअप इंडिया का प्लेटफॉर्म दिया गया। आज देश में लगभग 70,000 स्टार्टअप्स हैं और हर रोज इसमें दर्जनों नए सदस्य जुड़ रहे हैं। साथियों, आज देश जो हासिल कर रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका स्वप्रेरणा की है, सबके प्रयास की है। देशवासी आत्मनिर्भर भारत अभियान से, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि 30,000 से अधिक प्रावधानों को कम किया और अप्रासंगिक हो चुके 1,500 से अधिक कानूनों को समाप्त किया है। कंपनी अधिनियम के कई अनुचित प्रावधानों को हटाकर सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि भारतीय कंपनियां आगे बढ़ें और नई ऊंचाइयों को छुएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने जेम पोर्टल की शुरुआत कर सरकारी खरीद को आसान बनाया है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अतीत में सरकार केंद्रित शासन का नुकसान उठाया है, लेकिन आज 21वीं सदी का भारत जन केंद्रित शासन के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले यह लोगों की जिम्मेदारी थी कि वे योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार के पास जाएं, लेकिन अब शासन को लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जन समर्थ पोर्टल की भी शुरुआत की। अपनी तरह का यह पहला पोर्टल है जो लाभार्थियों को सीधे ऋणदाताओं से जोड़ता है।
अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक स्कीम्स अलग अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। ये जन समृद्धि पोर्टल छात्रों का, एंटरप्रेन्योर्स का, व्यापारियों, कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगी ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव केवल स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देखे गए आजाद भारत के सपनों को पूरा करने का अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि हर देशवासी का ये कर्तव्य है कि वह अपने स्तर पर राष्ट्र के विकास में विशेष योगदान दे। ये नए संकल्पों के लिए खुद को समर्पित करने का क्षण भी है। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के मूल्य वर्ग के नए सिक्कों की विशेष श्रृंखला जारी की। दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इन सिक्कों को पहचान सकेंगे। आज यहाँ रुपये की गौरवशाली यात्रा को भी दिखाया गया। इस सफर से परिचित कराने वाली डिजिटल प्रदर्शनी भी शुरू हुई और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। ये नए सिक्के देश के लोगों को निरंतर अमृत काल के लक्ष्य की याद दिलाएंगे, उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करेंगे। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन आजादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक सप्ताह के दौरान अपने मंत्रालय के आइकॉनिक दिवस समारोह का कल नई दिल्ली में शुभारंभ करेंगी। इस आयोजन में विभिन्न उद्योग विशेषज्ञ, उपभोक्ता और निवेशक, नियामक विशेषज्ञ, कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक शामिल होंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान सुश्री सीतारामन राष्ट्रीय CSR एक्सचेंज पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगी। ये पोर्टल हितधारकों को स्वैच्छिक आधार पर अपनी CSR परियोजनाओं को सूचीबद्ध करने, बातचीत करने, संलग्न करने और प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाएगा। ये पोर्टल इस विचार का प्रमाण है कि प्रौद्योगिकी लोगों को सशक्त बनाती है। सुश्री सीतारामन निवेशक जागरूकता पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। इसके अलावा भारत में कॉरपोरेट प्रशासन के विकास पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्तीय खर्च और निवेश को बढ़ावा देने के साथ भारत की आर्थिक वृद्धि जारी रहेगी। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को स्थायी और समावेशी विकास के लिए संवाद में शामिल होने और अनुभवों, चिंताओं तथा विचारों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में काम करना जारी रखना चाहिए। बैठक में वर्ष 2022 के लिए ब्रिक्स वित्तीय सहयोग एजेंडे के परिणामों पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 76,390 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सेना के लिए रफ टेरेन फोर्कलिफ्ट ट्रकों, पुल बिछाने वाले टैंकों, पहिएदार बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों की खरीद के लिए नए सिरे से स्वीकृति प्रदान की गई है। परिषद ने आज 36,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर नेक्स्ट जनरेशन कॉरवेट की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की। इनका निर्माण भारतीय नौसेना के नए इन हाउस डिजाइन के आधार पर जहाज निर्माण की नवीनतम तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा। इससे सभी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा और विकास की सरकार की पहल को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा खरीद परिषद ने डोर्नियर एयरक्राफ्ट और Su-30 MKI एरो इंजनों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की। भारतीय खरीद श्रेणी के तहत डिजिटल तटरक्षक परियोजना को भी परिषद ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत तटरक्षक बल में विभिन्न सतह तथा विमानन संचालन, रसद, वित्त और मानव संसाधन प्रक्रियाओं के डिजिटीकरण के लिए अखिल भारतीय सुरक्षा नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने आज 14 राज्यों को राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए 7,183 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की। राज्यों को अब तक 21,550 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया जा चुका है। ये अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया। 15वें वित्त आयोग ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 14 राज्यों को 86,201 करोड़ रुपए के कुल राजस्व घाटे अनुदान की सिफारिश की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त और घुमंतु जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए वर्ष 2014-15 से अब तक 36,164 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। डॉक्टर कुमार ने आज नई दिल्ली में कहा कि इससे 11 करोड़ छात्र लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय अनुसूचित जातियों, वरिष्ठ नागरिकों, शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के शिकार लोगों, ट्रांसजेंडर और भिखारियों के सामाजिक उत्थान के लिए योजनाओं को लागू कर रहा है। इसके लिए पिछले 8 वर्षों में 10,304 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 42 लाख से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिला है। वित्त वर्ष 2014-15 से अब तक हाशिए पर रह रहे 20 लाख से अधिक लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। इस पर 8,286 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सुशासन के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 8 वर्षों में अर्थव्यवस्था के पारिस्थितिकी तंत्र में आदर्श बदलाव के लिए बहुस्तरीय और गहन आर्थिक सुधार किए हैं। लाल फीताशाही को समाप्त करने और सार्वजनिक सेवाओं के लिए सुगम और त्वरित प्रक्रिया बनाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने स्वदेशी और विदेशी व्यवसायों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और ऑनलाइन मंजूरी की सुविधा शुरू की है। सिंगल विंडो पोर्टल के निवेशकों को सभी आवश्यक मंजूरी के लिए वन स्टॉप शॉप प्रदान की है। आवेदन करने, ट्रैक करने और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक आवेदक डैशबोर्ड उपलब्ध है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मोदी सरकार द्वारा निवेशकों के लिए शुरू की गई सिंगल विंडो सुविधा व्यापार में सुगमता के लिए एक सराहनीय कदम है। इच्छुक निवेशक अब व्यापार संबंधी सभी समाधान एक ही ऑनलाइन मंच पर प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन ने कहा कि सिंगल विंडो सुविधा से विदेशी और भारतीय निवेशक और स्टार्टअप्स लाभान्वित हो रहे हैं और व्यापार करने में सुगमता आ रही है। पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इसके लिए बनाया गया। स्टार्टअप इंडिया, खासतौर से जो यंग इंडिया है उसके तरफ और जो आने वाली तकनीकी बदलाव है उसके लिए खासतौर से एक प्रोग्राम बनाया गया। करीब 10,000 करोड़ रुपए की स्टार्टअप फंडिंग पूल कंपनियों के लिए रखा गया। ये इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज का एक पार्टनरशिप में इसको लॉन्च किया गया और इसका लक्ष्य ये था कि करीब 10 लाख मोबाइल एप्स आप डेवलप कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया क्योंकि यंग लोग हैं और उनको बहुत अनुभव नहीं है बिजनेस का, तो उनके लिए कई तरह के इंसेंटिव्स दिए गए, टैक्स ब्रेक्स दिए गए और 3 साल के लिए कोई इंस्पेक्शन, कोई सर्वे नहीं होगा उन कंपनीज का। तो आप देखेंगे जो नई कंपनीज है उनको एक बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। सिंगल विंडो सुविधा आर्थिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है और व्यापार से संबंधित सभी जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध करा रही है। सेंजियो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं एफकैट एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 21वीं सदी में जन केंद्रित शासन के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक सप्ताह समारोह को संबोधित किया। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन कल अपने मंत्रालय के आइकॉनिक दिवस समारोह की शुरुआत करेंगी। नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगी। रक्षा खरीद परिषद ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 76,390 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए 7,183 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मदद के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बचाव दल तैनात किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दमटा सड़क दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। खेलो इंडिया युवा खेलों के तीसरे दिन हरियाणा 16 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीतकर तालिका में पहले स्थान पर, और अमन सहरावत ने कजाकिस्तान में बोलत तुर्खलानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स, और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 8 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अनेकता में एकता का जीवंत उदाहरण है। लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक विविधता लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से अधिक की आबादी अनेकता में एकता की हमारी सांस्कृतिक विशेषता का बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस महत्वपूर्ण राज्य में आप सबका जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना विशेष महत्व की बात है। मेरे लिए उत्तर प्रदेश की प्रत्येक यात्रा अपनी जन्मस्थली व आरंभिक जीवन की कर्मस्थली से जुड़ने और अपने प्रियजनों से मिलने का अवसर भी प्रदान करती रही। श्री कोविंद ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने ही कहा था कि भारतीय लोकतंत्र के बीज पश्चिमी दुनिया में नहीं, बल्कि बुद्ध काल के संघों में पाए जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 47 महिला सदस्यों की मौजूदगी एक स्वागत योग्य संकेत है। उन्होंने कहा कि विधानमंडल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाए जाने की अब भी जरूरत है। सामाजिक समावेश की दृष्टि से यह एक अच्छी उपलब्धि है कि वर्तमान विधानमंडल में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का दायरा कहीं अधिक व्यापक हुआ है। लेकिन मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है, लेकिन इतनी संख्या से संतोष नहीं करना चाहिए, जो कुल 403 सदस्यों का लगभग 12% है। इसी प्रकार कुल 100 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य वर्तमान 91 सदस्यों में महिलाओं की संख्या केवल 5 है, जो आज की तारीख में लगभग 5.5% है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की व्यापक संभावनाएं हैं। ये आप सब पर निर्भर करता है कि इस संभावनाओं को हम कैसे तलाशें और कैसे सुधार करें। श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को एक स्थिर सरकार प्रदान की है। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणी को अवांछनीय और संकीर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सरकार सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है। श्री बागची ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक धार्मिक व्यक्तित्व के विरुद्ध अपमान और आपत्तिजनक टिप्पणी तथा टिप्पणी को किसी भी रूप में सरकार का विचार नहीं माना जा सकता। प्रवक्ता ने कहा कि टिप्पणी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उचित और कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। भारत ने दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ट्वीट और विदेश मंत्रालय के वक्तव्य को बेतुका बताया है। पाकिस्तान खुद लगातार अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करता रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। वहीं पाकिस्तान में इसके उलट होता है, जहां कट्टरपंथियों की प्रशंसा की जाती है और उनके सम्मान में स्मारक बनाए जाते हैं। दुनिया इस बात की गवाह रही है कि पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अहमदियों सहित अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बचाव दल तैनात किए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक में ये फैसला किया गया। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया कि पहले से ही पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे, ताकि आधार शिविरों और यात्रा मार्गों की जांच की जा सके और उन्हें सुरक्षित बनाया जा सके। उत्तराखंड सरकार ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल हुई सड़क दुर्घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए हैं। इस दुर्घटना में 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। घायलों का देहरादून के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस बीच दुर्घटना में जान गंवाने वालों के पार्थिव शरीर सेना के विमान से उनके गृहनगर भेज दिए गए हैं।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। वंदे मातरम आधरवेट्टु पाड़ी वंदे मातरम। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी एन्नी मस्कारेने को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जून 1902 को त्रिवेंद्रम में हुआ था। अक्कम्मा चेरियन और पैटम तानो पिड़ले के साथ मस्कारेने स्वतंत्रता आंदोलन और रियासतों के भारतीय संघ में विलय के समर्थक प्रमुख नेताओं में थीं। भारत में भाग्य में तान पिरन्न मण्णु निंदेदल्लो एन्ने चोरयिल आशाभावमायि नी विडर्नु निल्कयानिदा। फरवरी 1938 में त्रावणकोर के लिए उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से राजनीतिक पार्टी त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस बनी। तब मस्कारेने उसमें शामिल होने वाली पहली महिलाओं में थीं। उन्हें पार्टी की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। 1938 और 1939 में मस्कारेने ने त्रावणकोर सरकार के आर्थिक विकास बोर्ड में कार्य किया। 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुईं। 2 वर्ष उपरांत वे त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस की सचिव चुनी गईं। मस्कारेने की गतिविधियों के कारण उन्हें 1939 से 1947 के बीच कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। नेंजिल तुडिकोल्लुम ओरु शब्दम जय हिंदुस्तान। काश्मीरुम पंजाबुम असमुम उन्नल्लो नाभिंद्याका। मस्कारेने ने संविधान सभा में त्रावणकोर और कोचीन संघ की रियासत का प्रतिनिधित्व किया। सभा में उन्होंने संघवाद के मुद्दे पर वक्तव्य दिए। वे 1948 और 1952 के बीच त्रावणकोर और कोचीन विधानसभा की सदस्य भी रहीं। वहां उन्होंने कुछ समय के लिए स्वास्थ्य और बिजली मंत्रालय का उत्तरदायित्व भी संभाला। मस्कारेने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में प्रथम लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं। वे केरल की पहली महिला थीं जो लोकसभा के लिए चुनी गई थीं। एन्नी मस्कारेने का निधन 19 जुलाई 1963 को हुआ। उन्होंने जीवन पर्यंत लोगों की बेहतरी के लिए कार्य जारी रखा। इस महान राष्ट्रवादी महिला को नमन। जोगद सिरि बेळकिनल्ली ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದ ದಿರವು ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ। हम राष्ट्रवादी हनुमंतप्पा नरसिम्हैया को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जून 1920 को कर्नाटक के होसूर में हुआ था। युवा राष्ट्रवादी 1935 में बेंगलुरु में नेशनल हाई स्कूल में पढ़ने गए। वो स्कूल आरंभिक वर्षों से ही उनके लिए महात्मा गांधी के साथ बातचीत का मंच बन गया। महात्मा गांधी इस स्कूल में आए और युवा नरसिम्हैया ने गांधी जी के भाषण का अनुवाद किया। वे आजीवन गांधीवादी बन गए और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 महीने जेल में रहे। नित्य हरिद्वर्णवनद तेज गंध तरुಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ। स्वतंत्रता के उपरांत नरसिम्हैया शिक्षक के रूप में नेशनल कॉलेज बेंगलुरु चले गए। नरसिम्हैया 1961 में बासावनागुडी में नेशनल कॉलेज के प्राचार्य बन गए। बाद में वे 1972 में बंगलौर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। नरसिम्हैया को विश्वास था कि शिक्षा और तार्किक चिंतन जनता के उत्थान के माध्यम है। उन्होंने कोल्लार जिले के दूर-दराज गांवों में 5 स्कूल और कॉलेज खोले।
नरसिम्हैया को भारत सरकार ने 1985 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2005 में उनका निधन हो गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस महान भारतीय को हमारा नमन। আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अशोक नंदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 6 जून 1909 को हुआ था। अशोक नंदी का जन्म 1888 में हुआ था। वे वर्तमान बांग्लादेश के कोमिल्ला में रिवोल्यूशनरी ग्रुप के सदस्य थे। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। नंदी को अलीपुर बम केस में उनकी भूमिका के लिए 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया। 6 जून 1909 को प्रेसिडेंसी जेल में उनका निधन हो गया। शहीद नंदी को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा भारतीय मुद्रा और बैंक नोट में कोई बदलाव नहीं होगा। रिजर्व बैंक ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है जिसमें बैंक मौजूदा मुद्रा और नोट से महात्मा गांधी का चित्र हटा रहा है और उनके स्थान पर रविन्द्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र छापा जाएगा। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक आज 94 अंक गिरकर 55,675 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 15 अंक कम होकर 16,570 पर आ गया। खेलो इंडिया युवा खेल में हरियाणा 16 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य सहित कुल 45 पदक जीतकर तालिका में पहले स्थान पर आ गया है। महाराष्ट्र 11 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर है। भारोत्तोलन में हरियाणा की उषा ने 170 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा की लड़कियों ने कबड्डी में आंध्र प्रदेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई। योग प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कलात्मक समूह योगासन के अंडर 18 लड़कों के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कजाकिस्तान में अमन सहरावत ने बोलत तुर्खिलानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बजरंग पूनिया को कांस्य पदक मिला है। भारत को संयुक्त विश्व कुश्ती रैंकिंग श्रृंखला में 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 11 पदक मिले हैं। इनमें 5 स्वर्ण पदक महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 21वीं सदी में जन केंद्रित शासन के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक सप्ताह समारोह को संबोधित किया। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन कल अपने मंत्रालय के आइकॉनिक दिवस समारोह की शुरुआत करेंगी। नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगी। रक्षा खरीद परिषद ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 76,390 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए 7,183 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मदद के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बचाव दल तैनात किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दमटा सड़क दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। खेलो इंडिया युवा खेलों के तीसरे दिन हरियाणा 16 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीतकर तालिका में पहले स्थान पर पहुंचा और अमन सहरावत ने कजाकिस्तान में बोले तुर्खिलानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। सरकार की स्पीड की सरकार। देश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा स्पीड से एम्स और IIMs का हुआ निर्माण। देश में बने 60 नए हवाई अड्डे। जो काम हुए हैं उन कामों को अगर लेखा जोखा ले तो आपको अचरज होगा कि देश की रफ्तार क्या है, गति क्या है, प्रगति कैसे आगे बढ़ रही है। 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण।